सीसीटीवी में कैद हो गए। और राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है। लगातार पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं अशोक पिंचा, अब ये बीजेपी का चेहरा होंगे। सरदार शहर से 2018 में बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक भी रह चुके हैं अशोक पिंचा, यानी कि पहले भी बीजेपी विधायक रह चुके हैं। अब चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव में दोनों नामों की घोषणा हो चुकी है, इधर कांग्रेस और दूसरी तरफ से बीजेपी की। बीजेपी के पास 3 बड़े चेहरे थे जिन पर लगातार चर्चा चल रही थी और इन चर्चा में एक नाम को फाइनल किया गया है जिसमें अशोक पिंचा का नाम सामने आया। अब बीजेपी ने टिकट अशोक पिंचा को दिया है जो कि पूर्व में भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। और दिल्ली से लखवीर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, काफी समय से बीजेपी के सामने ये बड़ी कश्मकश थी कि आखिर सरदार शहर में टिकट दिया किसे जाए और इसको लेकर पैनल में कई नामों को शामिल किया गया था। आखिरकार अशोक पिंचा को टिकट दिया गया, क्या कंसीडर किया गया उनकी प्रोफाइल में, क्या कुछ देखा गया जिसके चलते उनको टिकट दिया गया? क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अशोक पिंचा को सरदार शहर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है। 3 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष प्रदेश नेतृत्व ने भेजा था, जिसमें अशोक पिंचा जो कि पूर्व विधायक रहे, उनके अलावा शिवचरण साहू और हरलाल सारण का नाम प्रमुखता से था। इन तीनों प्रत्याशियों के बीच अशोक पिंचा जो कि पूर्व में चुनाव लड़ने का अनुभव रखते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, इन्हें तरजीह दी गई। हालांकि जब अशोक पिंचा से कल बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका चुनाव लड़ने का मूड थोड़ा कम है। हालांकि पार्टी का प्रेशर है, क्योंकि ये जो सीट है ये हमें समझना होगा कि राजस्थान में जितने भी अभी इस कार्यकाल में उपचुनाव हुए हैं तो सहानुभूति लहर काफी प्रभावी रही है। जिस भी दिवंगत विधायक के परिजन को टिकट मिला है वो संभवतः जीता है। हालांकि धरियावद विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सहानुभूति कार्ड नहीं खेला था और इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा, जहां पार्टी के जो आधिकारिक प्रत्याशी रहे उनकी जमानत जब्त हो गई और तीसरे स्थान पर उन्हें संतोष करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सहानुभूति कार्ड खेल रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना था कि जो काफी अनुभवी हो और ऐसे तबके से आते हो जो कि बीजेपी को फायदा दिला सके। ऐसे में ब्राह्मण कैंडिडेट के सामने जैन समुदाय से आने वाले महाजन चेहरे को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारकर ये मैसेज दिया है कि पहले से चुनावी समर में अपना भविष्य हाथ आजमा चुके और एक मजबूत चेहरे के तौर पर निष्पक्ष माने जाने वाले अशोक पिंचा पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। अशोक पिंचा की जहां तक बात की जाए तो अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से साथी रहे हैं। एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि है जिसका लाभ साफ तौर पर उनको मिला है। सरदार शहर में न केवल अशोक पिंचा, हरलाल सारण और शिवकरण साहू ये 3 ही प्रत्याशी नहीं थे, लगभग एक दर्जन जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी ने तमाम स्क्रूटनियां की, तमाम साक्ष्यों को, तमाम चीजों को जाना पहचाना और उसके बाद जो अशोक पिंचा हैं उन पर ही टिकट सौंपी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर जहां तक बात की जाए तो उनका अनुभव जो है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। लगभग 16,000 के बड़े मार्जिन से पंडित भंवरलाल शर्मा जो कि दिवंगत विधायक हैं, कांग्रेस के जो दिवंगत विधायक हैं उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। वहीं 2013 की विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2013 का चुनाव जहां मोदी लहर प्रभावी थी, लगभग 163 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई थी, लेकिन सरदार शहर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा नहीं चल सका था और लगभग 60,000 वोटों से अशोक पिंचा को सरदार शहर विधानसभा सीट पर पंडित भंवरलाल शर्मा ने शिकस्त दी थी, उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर पता है कि लखवीर बने रहिएगा। मेरे साथ बाबूलाल धायल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबूलाल, बहुत पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार बीजेपी किसे सरदार शहर में टिकट देगी और अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। जो 3 नाम पैनल में शामिल किए गए थे, जो इस रेस में आगे चल रहे थे, उसमें से अशोक पिंचा नाम को तय कर दिया गया है। लेकिन जो जानकारी लखवीर दिल्ली से दे रहे हैं उसके मुताबिक
पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने एक लंबे मार्जिन लगभग 16,000 वोटों से शिकस्त इन्होंने खाई थी। तो क्या बहुत सोच समझकर खेला गया दाव है बाबूलाल बीजेपी का ये, या फिर यूं कहा जाए कि इस बार भी सिंपैथी जो है वो कांग्रेस को मिलेगी, तो बहुत मुश्किल होने वाला है बाबूलाल ये चुनाव? देखिए, इलेक्शन तो बहुत टफ होगा, टाइट होगा, क्योंकि 16,000 का मार्जिन था और अशोक पिंचा को 5 बार बीजेपी का टिकट मिल चुका है। सिर्फ एक चुनाव उन्होंने जीता है, 4 चुनाव उन्होंने हारे हैं, लेकिन साल भर इस विधानसभा का कार्यकाल है। ऐसे में बीजेपी बहुत सोच समझ करके टिकट दे रही, क्योंकि जाट बिरादरी का भी बड़ा प्रेशर था। वो भी ये चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा जाट मतदाता यहाँ पर हैं, तो किसी जाट उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा जाना चाहिए। लेकिन पार्टी को लगा कि यहाँ पर जिस तरह की राइवलरी है, यहाँ पर ज्यादा कास्ट फैक्टर मायने नहीं रखता और स्वर्ण जातियों को टिकट मिलता है, दोनों तरफ आपस जातियां एसोसिएट, तो यहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें ब्राह्मण बनाम महाजन की लड़ाई है और उसी के साथ में बरसों से चुनाव यहाँ पे होता है। तो पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर अशोक पिंचा पर दाव खेला। तजुर्बे वाला नेता चाहिए था जिसकी सीधी पहचान हो, जो वोटर्स को सीधा कनेक्ट कर सके, और इसीलिए जो अशोक पिंचा पे दाव लगाया गया। पहले ही नाम उनका तय कर दिया था पार्टी ने। कल एक बड़ी रैली शहर में बीजेपी के कद्दावर नेता वहां पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल कराएंगे और लोगों से उनको जिताने की अपील करेंगे। लेकिन सहानुभूति की जो लहर है वो कांग्रेस के साथ है। ऐसे में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। साथ ही आरएलपी किसी जाट उम्मीदवार को वहां पर उतार सकती है, करीब 75,000 जाट वोटर वहां बताए जाते हैं। ऐसे में खेल बिगड़ सकता है बीजेपी का। तो बहुत सोच समझ करके और इलेक्शन की प्लानिंग बीजेपी को करनी पड़ेगी। अनिल शर्मा बनाम अशोक पिंचा के बीच मुकाबला तय है। लखवीर भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। जैसा कि लखवीर आप भी सुन रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे, शायद लखवीर के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। बाबूलाल, तो ये कहा जाए, अगर इसको बहुत आसान तरीके से समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और बाबूलाल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब जी, आखिरकार बीजेपी ने अशोक पिंचा को सरदार शहर से टिकट दे दिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। कहीं ना कहीं सहानुभूति का लाभ जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। और 5 बार आपने टिकट पहले भी दी थी, जिसमें से एक बार चुनाव जीत पाए अशोक पिंचा। तो उम्मीद ये की जाए गुलाब जी की बहुत सोच समझकर बीजेपी ने अशोक पिंचा का नाम फाइनल किया है। निश्चित रूप से अशोक पिंचा लगातार बीजेपी का झंडा लेकर खड़ा है। यहाँ जिस प्रकार का जातिवादी है उसमें भी इसने पार्टी को जिंदा रखा। और हम जब राय लेने गए थे तो 90% कार्यकर्ता की मानसिकता, कार्यकर्ता अशोक पिंचा को ही कैंडिडेट बनाना चाहिए, आग्रह था। और उसके लिए हमने कोशिश की है कि क्योंकि 2-3 जो प्रमुख लोग हैं हमारे, वो सब एक राय होकर पिंचा को चाहें तो कैंडिडेट बनाएंगे। तो उसमें हमारे जो कशवादी है पूर्व एमपी साहब वो मौजूद थे, राजेंद्र जी राठौर से राय लेकर के की, स्वयं हमारे अध्यक्ष जी वहाँ के रहने वाले, उन्होंने अपनी राय दी, और मैं और अर्जुन जी मेघवाल स्वयं उस कार्य प्रकरण में मौजूद थे। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट, कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता की राय का सम्मान हम लोगों ने किया है। और सहानुभूति की लहर है कि नहीं है ये तो आपको 2-4 दिन बाद दिखेगी, क्योंकि जो कुछ मैंने भंवरलाल जी शर्मा के भी एक बाई इलेक्शन में मैं था 96 में, तो उनका काम करने का तरीका, इस लड़के का काम करने का तरीका जमीन आसमान का अंतर है। और वो लड़का भी इसी गलियों में बड़ा हुआ है, हर आदमी उनको अच्छी तरह से जानता है। और मैं आपको अगर सहानुभूति की लहर को अगर एक बार साइड में भी रख दिया जाए कि सहानुभूति की लहर है या नहीं, इसके नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो पंडित भंवरलाल शर्मा ने 16,000 वोटों से शिकस्त दी थी। एक बहुत बड़ा मार्जिन है गुलाब जी। ये मैं सोचता हूं कि 2000 से भी भंवरलाल शर्मा जीता और 16,000 से भी जीता है। ये कोई मार्जिन नहीं होता है। मैं आपको अब की बार इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात को आज आप रिकॉर्ड कर लेना। अब की बार हम टुकड़ी से घड़ा फोड़ करके आपको बताएंगे कि कैसे घड़ा फूटता है। जी, इतना मैं आपको गुलाब जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कह रहे हैं कि इस बार वो घड़ा फोड़ के बताएंगे। एक मुहावरे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया और उन्होंने कहा
कि बाबूलाल हमारे साथ लगातार बने हैं। बाबूलाल, अभी हम गुलाबचंद कटारिया साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मार्जिन को जाने दीजिए, सहानुभूति को जाने दीजिए। वहां के 90% कार्यकर्ताओं से जब राय शुमारी की गई तो सबने एक स्वर के अंदर अशोक पिंचा का नाम लिया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान किया और इस बार सहानुभूति धरी की धरी रह जाएगी और जो पिछला मार्जिन है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। गुलाब जी का यह कहना है कि अशोक पिंचा विजयी होंगे। जी देखिए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो एकजुटता की है। अगर सारे नेता यूनाइट होकर के चुनाव लड़े और वहां पर सभी जाति वर्गों तक पहुंचे और उनको अपनी बात समझा पाए तो इलेक्शन बहुत रोचक हो सकता है वहां पर। क्योंकि अनिल शर्मा अपने पिता के नाम पर वोट मांगेंगे और जो भावुकता का एक माहौल है, राजस्थान की जो मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, वो हमेशा इमोशनल कार्ड के आगे फेल होती आई है। तो लग यही रहा है कि अभी आज की तारीख में अनिल शर्मा का पलड़ा भारी जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अगर यूनाइट होकर चुनाव लड़ा, सारे कार्यकर्ता एक साथ रहे, सारे नेता यूनाइट होकर लड़े, धड़ों में अगर पार्टी नहीं बढ़ती है तो मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। लेकिन अभी जो तीसरी पार्टी है वो जब पत्ते खोलेगी तब तक आपको निगाहें बना के रखनी पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी ओर से उम्मीदवार कौन होगा, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि जो तीसरा खिलाड़ी मैदान में आएगा तो वो किसका खेल बनाएगा और किसका खेल बिगाड़ेगा। बाबूलाल, सवाल तीसरे खिलाड़ी के साथ साथ ये भी है, जैसा कि आप लगातार बीजेपी कवर कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि इस बार जो है वो कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में बीजेपी का ये दावा, एक साल चुनाव का बचा है और ये जो सरदार शहर की सीट है ये काफी कुछ तय करेगी। ये सीट किसके पाले में जाती है उसी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा। अगर कांग्रेस को ये सीट मिलती है तो कांग्रेस कहेगी कि वो रिपीट कर रहे हैं, और अगर बीजेपी को ये सीट मिलती है तो बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी पूरा दाव लगाएगी, सारे सिपे सलारों को मैदान में उतारेगी ये चुनाव जीतने के लिए। इसलिए भी बाबूलाल ये चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। बहुत पूर्ण हो गया कि उसका मनोबल बढ़ा हुआ होगा, उसके बोर्ड, और बीजेपी कोशिश ये करेगी कि सत्ता विरोधी लहर का वो फायदा हो। और बाबूलाल, हमारे साथ खुद बीजेपी के उम्मीदवार अशोक पिंचा साहब फोन पर जुड़ गए, उनसे आप बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई टिकट मिलने के लिए। और सवाल मेरा ये है कि कितना मुश्किल चुनाव आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि चुनौतियां तो अशोक जी वाकई बड़ी हैं। अब पिछली बार का अगर अंतराल देखा जाए तो 16,000 मतों का अंतराल था। इस बार आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा एक साल बाद में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें काफी कुछ मनोबल इस चुनाव से भी किसी पार्टी का बढ़ेगा या किसी पार्टी का घटेगा। तो अशोक जी, कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये चुनाव? ऐसा है कि मैं 5 चुनाव विधानसभा का लड़ चुका हूँ और हर व्यक्ति से मैं परिचित हूँ। अब बात होती है कि भी किस समय क्या करवट ले लेती है, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी ने और कार्यकर्ताओं के प्यार ने मुझे ये टिकट दी है, इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि 4 साल के कांग्रेस के शासन से लोग खफा हैं और इस पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है 4 साल से जी, इसका परिणाम राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। उस परिणाम को देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। मुझे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ। अशोक जी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि एक साल बचा आपके पास में। एक साल में आपने बताया 4 साल में कांग्रेस ने वहां पर कुछ नहीं किया, आपके पास 1 साल है। 1 साल बहुत कम समय है काम करने के लिए और इस 1 साल में आपको बहुत कुछ करना होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपकी? ऐसा है कि मैं जब हारा हुआ था तब भी मैंने कोई विकास के काम की कमी नहीं रहने दी। पिछले टर्म में मेरी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन थी, उसने भी बहुत से विकास कार्य सरदार शहर तहसील में करवाए हैं। प्रधान भी पंचायत समिति में सत्यनारायण जी सारण सरदार शहर पे थे। इतना विकास कार्य किया है कि आज 4 साल में कुछ भी विकास कार्य सरदार शहर में नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा किसानों की हालात खराब है, बिजली मिल नहीं रही है। इस कारण से जो किसान ट्यूबवेल बना रखा है वो बर्बाद हो गए।
तो वो सब इस सरकार का वेट कर रहे हैं कि सरकार आए तो चेतावनी के रूप में पहले ही इंडिकेशन दे देंगे 1 साल पहले ही कि सरकार कांग्रेस की जाने वाली। तो अशोक जी, ये कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर जा रहे हैं बिजली के अलावा, चूंकि आपने बिजली की भी बात की? बिजली के अलावा किसानों ने 2 साल पहले डिमांड नोटिस भरवा दिए। उन्होंने बेचारे 10 लाख रुपया खर्च करके ट्यूबवेल बना लिए। 90 दिन में सरकार कनेक्शन देने का वादा करती है, 2 साल डिमांड नोटिस भरे हो गए। ऐसे 3000 किसान परिवार हैं जिनने 2 साल पहले डिमांड नोटिस भर दिया और आज तक कांग्रेस सरकार उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। तो 3000 परिवार। तो आप अशोक जी, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो ये कनेक्शन मिल पाएंगे उनको? मैं विधायक जीत जाऊंगा तो निश्चित रूप से ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को धूल खा के और कनेक्शन देने पड़ेंगे। अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अशोक पिंचा, बीजेपी उम्मीदवार सरदार शहर से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये चुनाव जो है वो तय करेगा और अगली बार जो है वो बीजेपी आएगी और इस बार जीत इन्हीं की होगी। बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, अशोक जी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ 4 साल में, हालांकि इनके पास में भी अगर जीतते हैं तो 1 साल का इस समय बचता है। बिल्कुल, 1 साल से भी कम का ही समय बचता है इनको विधानसभा का। हालांकि दिखावे के तौर पे तो 2 सत्र मिलेंगे अगर सरकार चलती है तो, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त, अस्थिरता का दौर है राजस्थान की सियासत में, सरकार में, तो ऐसे दौर में किस तरह से ये अपनी जनता की उम्मीदें पूरा कर पाएंगे? तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए जो ये वादे करेंगे उनको पूरा कर पाना, क्योंकि बहुत कम टाइम इनको मिलने वाला है। ये खुद भी सहानुभूति की लहर पर ही सवार होंगे और ये कहेंगे कि जिंदगी हो गई मुझे आप लोगों की सेवा करते हुए, सिर्फ आप लोगों ने कृपा करके मुझे इस बार जिताइए। मैं इस राज में अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया तो अगली बार बीजेपी की सरकार आ रही है ये कहेंगे जनता के बीच में, और उस आधार पर जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कह रहा था पहले से कि अगर बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ती है तो चुनाव बहुत ही कांटे का होने वाला है यहाँ पर, और सत्ता विरोधी लहर को अगर भुना पाती है बीजेपी तो फिर इसके उम्मीदवार के सामने मुश्किलों का पहाड़ पार्टी खड़ा कर सकती है। लेकिन धड़ों में बटी हुई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि टिकट पर पार्टी ने एक राय बनाई, तमाम नेताओं ने एक जगह बैठ करके झुंझुनू में टिकट फाइनल किया और कई दावेदार थे उनको मनाया भी गया कि बाबूलाल देखना होगा, क्योंकि वाकई सरदार शहर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े दिग्गज उतरेंगे इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव आहट होगा विधानसभा चुनाव का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और क्या कुछ कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सरदार शहर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छिपा साहब को जो है वो विधायक के प्रत्याशी के रूप में जो है वो घोषित किया गया। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ साहब है, क्या पृष्ठभूमि है, किन कारणों से जो है उन्हें टिकट दिया गया? एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता और पूर्व में विधायक के रूप में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, वो अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। आम कार्यकर्ताओं से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपति नगर परिषद सरदार शहर की अध्यक्षा रही है। उनके कालखंड में बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे कार्यकर्ताओं की पसंद है। आम कार्यकर्ता अपने दम खम पर अशोक पिंचा को चुनाव लड़ाएंगे। वो आर्थिक रूप से इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने कहा हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी बताया कि जाट समाज जो है वो विरोध कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये कतिपय कांग्रेस की चाल है, कुछ लोगों को बुलाकर वो विरोध जो इकट्ठे होते हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध है। ये दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जो अलग जा रहे हैं उन्होंने अपना गुट बना के अलग से कोई विरोध किया होगा। सर, एक लास्ट सवाल की, जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी की हमेशा जो लास्ट उपचुनाव उसमें स्थिति सही नहीं हुई, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर, क्या लगता है इस बार चूंकि चुनाव जब हो रहा है, जब सरकार का कालखंड लगभग व्यतीत हो चुका है, सरकार के पास काम करने के अंतिम 10 महीने 8 महीने हैं, इसलिए इस बार ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होगा। सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राठौड़ साहब है जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गुरेस्ती, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो ये राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अभी आपने सुना, हमने राजेंद्र राठौड़ से भी बात की, हमने गुलाबचंद कटारिया से भी बात की और हमने खुद अशोक पिंचा से भी बात की जो बीजेपी के नए उम्मीदवार बने हैं।
अब ये चुनाव इसलिए दिलचस्प है पूरे राजस्थान के अंदर क्योंकि उपचुनाव है और अपने दर्शकों को बता दें कि 1 साल से भी कम का समय अब बचा है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। चूंकि ये सीट खाली हुई थी पंडित भंवरलाल शर्मा के जाने के बाद में और अब यहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मनोज शर्मा भी चूरू से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने भी कहा और लग भी रहा है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन अगर सरदार शहर सीट की बात करें तो कितना मुश्किल रहने वाला है अशोक पिंचा के सामने, क्योंकि पिछली बार के चुनाव के नतीजों की बात करें तो मनोज 16,000 के वोटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। कितना पाट पाएंगे इस बार उस अंतर को अशोक पिंचा? जी बिल्कुल, जो अशोक पिंचा है उनका मुकाबला सीधे तौर पे जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है, जो विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र, उनसे सीधा मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। और जो अनिल शर्मा है उनको सिंपैथी लहर के बीच ये मुकाबला होना है अशोक पिंचा का। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि सिंपैथी लहर का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। रही बात अशोक पिंचा की, तो अशोक पिंचा साल 2008 से 2013 तक बीजेपी के विधायक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जरूर जीत हासिल की थी। कांग्रेस यहाँ 9 बार जीत चुकी है, जबकि भाजपा है वो केवल 2 बार यहाँ अब तक चुनाव जीती है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की भी यहाँ संभावना देखी जा रही है। अगर आरएलपी है वो किसी जाट कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो जैसा कि बीजेपी से भी कई जो जाट कैंडिडेट हैं उनके द्वारा दावेदारी, लेकिन उनको नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये वाकई चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में देखना है कि किस पार्टी की यहां पर जीत होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सरदार शहर उपचुनाव पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कांग्रेस खेल सकती है दिवंगत विधायक के बेटे पर दांव, जैसा कि न्यूज 18 लगातार बता रही है। बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है तो भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया जा सकता है और अंदर खाने कहीं न कहीं ये तय कर लिया गया है। सरदार शहर उपचुनाव पर एक बड़ा अपडेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। यहां पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बाल दिवस पर छात्रों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने 1994 से 1997 तक अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में एक मानद शिक्षक के तौर पर काम किया था। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस हफ्ते बाली में हो रहे सम्मेलन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुतिन के नहीं पहुंचने से रूस के और अलग अलग थलग पड़ने का खतरा है। रूस पहले से ही अभूतपूर्व पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। टीएमसी विधायक के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने माफी मांग ली है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि राष्ट्रपति बहुत अच्छी महिला हैं, वे बेहद प्यारी हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव की वोटिंग होगी। गुजरात के सूरत के रुद्रपुर क्षेत्र में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से संबोधित एक जनसभा में कुछ युवाओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए।
समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम भारी बहुमत से विजयी होंगे। नीतीश कुमार को लेकर एक कार्यक्रम में बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे देश में सबसे ज्यादा अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। इनके नेतृत्व में मैं खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री बना हूं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। दिल्ली में करीब 5 महीने पहले अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दरिंदा आफ्ताब, जिसने श्रद्धा की हत्या की, उसके शव के 35 टुकड़े किए थे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। लड़की की हत्या के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एलन मस्क ने ट्विटर के 4000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बिना नोटिस थमाए निकाल दिया है, नौकरी से हटा दिया। करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अब अपनी आधिकारिक ईमेल ऑनलाइन सर्विस का एक्सेस खो दिया है। धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और टिकट घोषित कर दिया बीजेपी ने। अशोक पिंचा को टिकट दिया है। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं अशोक पिंचा। 2018 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव भी अशोक पिंचा लड़ चुके हैं। 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक रहे हैं अशोक पिंचा, अनुभवी हैं और इसलिए इनके नाम पर मुहर लगा दी गई। कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से नाम फाइनल कर दिया है। 3 नामों का पैनल गया था और दिल्ली दरबार में उन तीनों नामों पर मंथन किया गया, चिंतन किया गया और उसके बाद चिंतन मंथन मनन के बाद नाम जो निकल कर आया, तस्वीर जो निकल कर आई, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अशोक पिंचा जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब ब्राह्मण समाज के सामने जैन समाज को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और अब दोनों पार्टियों के कैंडिडेट सामने, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट की तस्वीर सामने, नाम सामने। बीजेपी ने काफी इंतजार किया, काफी गहन मंथन चिंतन किया और उस मंथन के बाद अमृत रूपी नाम निकला है अशोक पिंचा का। अशोक पिंचा 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक रहे हैं और शायद पार्टी ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी। हालांकि अशोक पिंचा ने कहा था, जब उनसे बात की थी न्यूज 18 ने, जब उनके नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी थी, तो उन्होंने कहा था मेरा कोई खास मूड है नहीं चुनाव लड़ने का। अशोक पिंचा कौन है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है, जिसके बाद बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छिपा साहब को जो है वो विधायक के प्रत्याशी के रूप में जो है वो घोषित किया गया। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ साहब है, क्या पृष्ठभूमि है, किन कारणों से जो है वो उन्हें टिकट दिया गया? एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता और पूर्व में विधायक के रूप में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, वो अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। आम कार्यकर्ताओं से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपति नगर परिषद सरदार शहर की अध्यक्षा रही है। उनके कालखंड में बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे कार्यकर्ताओं की पसंद है। आम कार्यकर्ता अपने दम खम पर अशोक पिंचा को चुनाव लड़ाएंगे। तो वो आर्थिक रूप से इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने कहा हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी बताया कि जाट समाज जो है वो विरोध कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये कतिपय कांग्रेस की चाल है, कुछ लोगों को बुलाकर वो विरोध जो इकट्ठे होते हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध है। ये दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जो अलग जा रहे हैं, उन्होंने अपना गुट बना के अलग से कोई विरोध किया होगा। सर, एक लास्ट सवाल की, जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी की हमेशा जो लास्ट उपचुनावों में स्थिति सही नहीं, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर, क्या लगता है इस बार चूंकि चुनाव जब हो रहा है, जब सरकार का कालखंड लगभग व्यतीत हो चुका है, सरकार के पास काम करने के अंतिम 10 महीने 8 महीने हैं,
इसलिए इस बार ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होगा। सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राठौर साहब हैं जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ ग्रेस्ती, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, लखबीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। पिंचा तो कह रहे थे कि उनका मूड नहीं है अभी चुनाव लड़ने का, लेकिन अब तो टिकट फाइनल हो गया, अब तो मैदान में उतरना पड़ेगा। तैयारी क्या मुद्दे क्या लेकर अब जनता के बीच जाएंगे, ये कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच में? और आपकी बात हुई होगी टिकट फाइनल होने से पहले, आपकी बात हुई थी, टिकट फाइनल होने के बाद क्या कहा अशोक पिंचा ने आपसे? बिल्कुल सुमित, देखिए अशोक पिंचा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बना दिया है। अब वे बीजेपी के सिंबल मिलने के बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे और कल वे अपने तमाम समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि टिकट मिलने से पहले जब उनसे बातचीत हुई, साफ तौर पर उनका कहना था कि चुनाव लड़ने का मूड थोड़ा कम है, किसी और प्रत्याशी पर पार्टी विश्वास जताए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उनको तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दो टूक निर्देश दे दिए थे कि आपको चुनावी मैदान में उतरना है और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना है। साफ तौर पर इसे ऐसा समझा जाए सुमित कि अशोक पिंचा जो हैं वो अनुभवी नेता हैं, 8 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। हालांकि एक बार ही वे विधायक बन पाए हैं, लेकिन पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने चुनाव लड़ना एक काफी अच्छा अनुभव उनका माना जा सकता है, क्योंकि सरदार शहर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर ब्राह्मण बनाम महाजन का मुकाबला हर बार चलता है। हालांकि जाट निर्णायक मतदाता हैं, लेकिन ब्राह्मण बनाम महाजन की मुकाबला बीजेपी इस बार भी बनाना चाहती है। हालांकि साफ तौर पर सहानुभूति कार्ड कांग्रेस पार्टी खेलने जा रही है। अनिल शर्मा कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, लेकिन बीजेपी का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह जगजाहिर कई मर्तबा हो चुका है। और जिस प्रकार की तस्वीरें पिछले 2-3 महीनों में राजस्थान की सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस के गलियारों से देखने को मिली, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में मिलेगा। और अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी के जो आधिकारिक प्रत्याशी अब हो चुके हैं वो चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि पहले लेकिन लखबीर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। इतिहास अगर हम देखें पिछला इतिहास थोड़ा देखें उपचुनाव का, तो उसमें सहानुभूति लहर को लेकर जितने टिकट बांटे गए उनको जीत मिली है। बिल्कुल सुमित, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान विधानसभा के जो उपचुनाव इस पिछले कार्यकाल इस कार्यकाल में हुए हैं, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, दिवंगत विधायकों के परिजनों को जहां भी टिकट मिला है उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की और अप्रत्याशित जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। दरियावत विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट नहीं दिया था, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। पार्टी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा, जमानत भी जब्त हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने रहा है। हालांकि इतिहास को दोहराया जाएगा और साफ तौर पर ये देखा भी गया है कि उपचुनाव में जो सहानुभूति लहर है वो सिंपैथी कार्ड जो पार्टी खेलती है उसकी तरफ जाती है और उसका फायदा भी मिलता है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त भी है कि अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़े मार्जिन से हराएंगे। हालांकि अशोक पिंचा के इतिहास की बात की जाए तो अशोक पिंचा एक ही बार विधायक बन सके। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2018 में वे दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने चुनाव लड़े थे और तकरीबन 16,000 के बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारा था। बड़ी शिकस्त भंवरलाल शर्मा ने दी थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो प्रचंड मोदी लहर होने के बावजूद सरदार शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। भंवरलाल शर्मा ने तकरीबन 60,000 के बड़े मार्जिन से अशोक पिंचा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव हराया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हीं पर एक बार यूं कहा जा सकता है कि विश्वास जताया है और चुनावी मैदान में उन्हीं पर विश्वास जताया। एक बार फिर मैं आपके पास फिर लौटूंगा लखबीर इस सवाल के साथ। 3 नामों का पैनल गया था और इन 3 नामों में ऐसा क्या देखा अशोक पिंचा में, जबकि एक बार ही विधायक बने हैं, और ऐसा क्या उन बाकी के 2 नामों में नहीं देख पाई सिलेक्शन करने वाले? ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा लखबीर। लौटूंगा आपके पास। चूरू से मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अशोक पिंचा के बारे में थोड़ा बताइए। चूरू में किस तरह से उन्हें जाना जाता है, किस तरह से उन्हें पूछा जाता है? मेडिकल स्टोर है तो क्या कांग्रेस को अब हार की दवाई दे पाएंगे, हारने के बाद दर्द की दवाई दे पाएंगे? जी बिल्कुल। 62 साल के जो अशोक पिंचा है वो सरदार शहर में एक बार के विधायक रहे हैं, जैन समाज से हैं। और अगर बात की जाए तो एक बार इनके द्वारा चुनाव है वो साल 2008 के अंदर जो चुनाव हुए थे उस समय इनके द्वारा चुनाव जीता गया था।
2008 से 2013 तक ये बीजेपी के विधायक रहे हैं। 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो भंवरलाल शर्मा है उन्होंने 18,816 तकरीबन वोटों से ये चुनाव जीता था और भंवरलाल शर्मा को 47% और अशोक पिंचा को 39% जो वोट हैं वो मिले थे। और अगर बात की मनोज मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर नमस्कार। अशोक पिंचा बीजेपी की तरफ से नाम फाइनल हो गया है सर, किस तरह देखते हैं इस नाम को, कितनी कड़ी टक्कर अब आप मान रहे हैं? सरदार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है और ये विधायक रह चुके हैं अशोक पिंचा जी। मैं इतना कह सकता हूँ भंवरलाल शर्मा जी एक लोकप्रिय लीडर थे कांग्रेस के, जो मिनिस्टर भी रहे और सरदार शहर की लंबे समय तक सेवा की। भंवरलाल शर्मा का अपना एक इतिहास रहा है राजस्थान के देश की राजनीति। उनके घर सरदार शहर का कोई भी व्यक्ति आता था तो दवाई से लेकर खाने से लेकर उसकी व्यवस्था करना और राजनीति को अपने तरीके से जीने का अंदाज भंवरलाल जी शर्मा को आता था। लोग उनसे प्यार करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो मैं खुद सरदार शहर गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ। वहां मैंने देखा था बहुत बड़ी तादाद में भीड़ थी और लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जी। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो सहानुभूति लहर के सारे जीतना चाह रही है, लेकिन हमारे अशोक पिंचा कद्दावर नेता हैं, मेडिकल स्टोर है तो हार की दवाई देंगे ये कांग्रेस को। नहीं, नो डाउट वो कुछ भी कह सकते हैं कि बीजेपी वालों की तो आदत पड़ गई। जो बीजेपी देश में आटे दाल चावल पर टैक्स लगाकर लोगों का आटा छीन सकती है, जो बीजेपी दवाई पर और पराठा टैक्स लगाकर पराठा छीन सकती है, उस बीजेपी से पता नहीं लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं जिसने पेट्रोल डीजल पी गई हो जो बीजेपी। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती, दिन भर वोट मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करते रहते हैं। हम जीतेंगे, दिन भर यही काम। झुंझुनू में भी मीटिंग की बीजेपी वालों ने और बोले हम तो इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं जी। हम तो इलेक्शन मैनेजमेंट अपनी जगह भाई साहब। रोटी की रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। कभी बोलते हैं कि पराठे पर 18% टैक्स लग गया? राजस्थान का एक भी नेता बोलता है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं अपने। मेरी कांग्रेस पार्टी में कोई कमी है तो आप बताओ। हमने क्या नहीं किया? हमने हर काम किया। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको हक दे रही है कांग्रेस की सरकार। चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, 10 लाख तक का इलाज किए, 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। सब काम कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। कांग्रेस पार्टी का काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। डायलॉगबाजी। हार का स्वागत क्या हुआ? अभी जमानत जब्त कराई थी वल्लभनगर में, फिर जमानत जब्त होते हुए बता दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? वल्लभनगर में जमानत जब्त होगी। इनके प्रभारी अरुण सिंह जी बड़े बड़े बोले 50,000 से जीतेंगे, 20,000, 21,000 से हारे। चौथे नंबर पे बीजेपी आई, दरियावत में 3रे नंबर पे आई। तो अभी चुनाव हुआ है लेटेस्ट। अच्छा, कास्ट फैक्टर कितना असर दिखाएगा सर इस सीट पर? कास्ट फैक्टर कितना असर दिखाएगा इस सीट पर? सब कास्टों के वोट हैं जी। और ये इस वक्त चुनाव कास्ट का नहीं है। भंवरलाल जी शर्मा जाति से ऊपर उठकर राजनीति करते थे। हर जाति वर्ग का उनका अपना सम्मान था, हर जाति वर्ग में। और भंवरलाल जी शर्मा के बेटे और ये जो सारी कंडीशन बनी उनके परिवार की, तो ये मानकर चलना है कि आप ये जो चुनाव है ये भंवरलाल जी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी यही बीजेपी कह रही है कि आप सहानुभूति के नाम पर वोट लेंगे, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट क्या हो गया? हम तो सहानुभूति के नाम पर वरिष्ठ नेता है, कई बार विधायक के चुनाव लड़े हैं, विधायक रह चुके हैं। काम भी बताएंगे। सहानुभूति सब हम सहानुभूति थोड़ा ना करें। सहानुभूति तो अपने आप चलती है, हमारे चलाने से चलती है। जी जी, ठीक है सर। प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्रताप सिंह खाचरियावास जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि कास्ट फैक्टर कोई मायने नहीं रखता और सहानुभूति की बात नहीं है। हमारे कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे और अशोक पिंचा जी के लिए भी उन्होंने कहा कि उनका सम्मान है, कांग्रेस सम्मान करती है, लेकिन जीत कांग्रेस को ही मिलेगी। मनोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ चूरू से। मनोज, सवाल का जवाब दीजिए। मैं जी बिल्कुल। जो अगर सहानुभूति लहर की बात करें तो सहानुभूति लहर का सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि जो आरएलपी है, आरएलपी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर जाट कैंडिडेट को उतारकर, जी बिल्कुल, अगर कोई जाट कैंडिडेट को वो उतारती है तो जैसा कि यहाँ कुल वोटर 2,89,500 वोटर है, जिनमें जाट मतदाता का थोड़ा आप गणित समझाइए। कितना असर डालेंगे जाट मतदाता? क्या निर्णायक जाट मतदाता को ही माना जाता है यहाँ पर?
हालांकि अगर पिछले चुनावों में देखा जाए तो जो जातीय फैक्टर है वो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पंडित भंवरलाल शर्मा है वो कई बार चुनाव जीते हैं। जो जाट मतदाता यहाँ से चुनाव, हालांकि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है या निर्दलीय तौर पे भी जो जाट कैंडिडेट है यहाँ खड़े हो चुके हैं, लेकिन उनको इतना फायदा इस चीज का नहीं मिला है। हालांकि आरएलपी के तौर पे अगर जाट कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया जाता है तो जैसा कि जातीय समीकरण यहाँ बताते हैं कि जो जाट कैंडिडेट है वो उसको जो 65,000 जाट। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ। मनोज रामलाल शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, बेदाग छवि, मिलनसार व्यक्तित्व, बीजेपी कह रही है अशोक पिंचा ही फतह हासिल करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अशोक पिंचा जी पहले भी सरदार शहर से विधायक रहे हैं, पहले भी इन भंवरलाल जी शर्मा को इन्होंने चुनाव हराया है। और रही बात ये कि जहां कांग्रेस ये कहती है कि हम सहानुभूति के कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिंचा जी के साथ भी सहानुभूति है कि वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो ये आधार ये सहानुभूति का नहीं चलेगा। अब की बार तो जनता ये देखेगी 4 साल में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। इस तरीके की सहानुभूति किसके साथ होती है सर रामलाल जी? नहीं, सहानुभूति तो हारे हुए व्यक्ति के साथ भी होती है ना कि अगला चुनाव हार गया था। सहानुभूति का अब इस चीज के ऊपर कांग्रेस को हम बैटिंग नहीं करने देंगे। हम ये कहेंगे कि 4 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, जनता से क्या वादे किए इन्होंने और कौन सा वादे इन्होंने पूरा करने का। बात हो रही थी अभी, कह रहे थे कि आपकी एक बार तो जमानत जब्त करवा दी थी, इस बार भी करवाएंगे। देखिए, वो तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास एक अहंकारी नेता है, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता, ना जनता उनकी बात को तवज्जो देती है, ना कांग्रेस के नेता उनकी बात को तवज्जो देते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो मायने नहीं रखते। लेकिन मायना इतना जरूर है कि 4 साल के अंदर जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, कल ही 93,000 विद्या संबल योजना की घोषणा की, उनकी प्रक्रिया शुरू की थी, वक्त के ऊपर उस प्रक्रिया को निरस्त किया। ये तमाम मुद्दे हैं, एक भी बढ़ती ईमानदारी के साथ नहीं हो पाई। जी तो एक बार विधायक रहे हैं, बाकी तो चुनाव उन्होंने हारे हैं, फिर किस तरह, मतलब आपसे समझना चाह रहा हूँ मैं, किस तरह उनके नाम पर मोहर लगी? 3 नामों की लिस्ट पहुंची थी, पैनल गया था, उसमें से पिंचा जी के नाम पर मोहर लगी। सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने मोहर लगा दी तो उसको वो मोहर सबकी मानी जाएगी। हमारे यहाँ सबकी चर्चा परिचर्चा करके पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को देखते हुए फिर निर्णय होता है। तो उस निर्णय के अंदर सर्वसम्मति से नाम इनका आया है, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पिंचा जी ने कहा था जब नाम फाइनल नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, जबकि प्रहलाद सराफ ने कहा था कि मेरा मन है। नाम पिंचा जी का आगे लाया गया, लेकिन मन से लड़ पाएंगे, वो मन से कर पाएंगे? कैंडिडेट तय थोड़ी करता है, हर कैंडिडेट ये कहे मेरा चुनाव लड़ने का मन है तो सबको उम्मीदवार थोड़ी बनाए जाते हैं। इसलिए तय पार्टी करती है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव जीत सकता है, तो उस आधार के ऊपर निर्णय किया गया है। कितनी बड़ी चुनौती से मानते हैं आप अनिल शर्मा से मुकाबला है पिंचा जी का? तो कोई चुनौती नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि 4 साल के जो कुशासन कांग्रेस का रहा है, कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी है, ये तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इन मुद्दों के आधार पर मतदान करेगी। अच्छा सर, मुझे थोड़ा आप कास्ट फैक्टर के बारे में और बता दीजिए। क्या यही सोचकर पिंचा जी का नाम फाइनल किया गया? लेकिन अगर सर एक ये आखिरी सवाल है, अगर जाट प्रत्याशी भी तीसरा कोई आ जाता है बीच में, तो कितनी कड़ी चुनौती तीनों के बीच में रहने वाली है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अब की बार कोई कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा। अब की बार सिर्फ ये चलेगा कि आने वाले भविष्य के अंदर कौन सी पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने से प्रदेश सुरक्षित रह सकता है और कौन सी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जनता का अहित करने का काम किया। इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव जीत का दावा करते हैं आप? 100% श्योर चुनाव जीत। हार मिली तो जिम्मेदारी किसकी और जीत मिली तो क्रेडिट किसका? देखिए, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, तो हार का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है सर। रामलाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े और मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। मनोज, बताइए अशोक पिंचा, इनके बारे में बताइए थोड़ा, किस तरह की छवि है उस इलाके में, लोगों के बीच में, और अब जब इनका नाम फाइनल हो गया है तो अगर आपकी बात हुई हो। जी बिल्कुल, जो अशोक पिंचा है उनकी काफी मिलनसार और एक सादगी भरी इनकी छवि है, वो यहाँ मानी जाती है। सीधे साधे व्यक्ति हैं जो कि लोगों से काफी घुल मिल जाते हैं। और अगर बात करें इनके चुनावी उसकी, तो चुनावों के अंदर जैसे मैं बता रहा था कि जो सहानुभूति लहर है उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ मिलने वाला है।
लेकिन अगर आरएलपी किसी जाट प्रत्याशी को यहाँ खड़ी करती है तो इसका नुकसान कांग्रेस और भाजपा दोनों को हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि जो जाट जाति है उसके 65,000 के तकरीबन जो वोटर्स हैं वो यहाँ माने जाते हैं, और इसके बाद जो SC/ST के वोट हैं वो यहाँ 55,000 माने जाते हैं। 45,000 के करीब यहाँ ब्राह्मण मतदाता है और 23,000 के लगभग यहाँ मुसलमान जो मतदाता है वो माने जाते हैं, और साथ ही जो राजपूत है वो 20,000 मतदाता यहाँ माने जाते हैं, और अन्य जाति के जो मतदाता है वो भी हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात है वो ये है कि जो जाट प्रत्याशी यहाँ खड़ा करता है तो आरएलपी अगर खड़ा करती है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होगा, और भाजपा से कई जाट प्रत्याशियों के द्वारा भी यहाँ दावेदारी की गई थी। उनकी जो नाराजगी है उस नाराजगी का सामना भी और भाजपा को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो नामों की भाजपा से दावेदारी की जो लिस्ट थी वो काफी बड़ी लिस्ट थी। जो विधि प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक है शिवचंद साहू, उनके द्वारा यहाँ टिकट मांगी गई थी। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारण है, उनकी जो पुत्र वधू है सुशीला सारण, उनके द्वारा भाजपा से टिकट मांगी गई थी। इसके अलावा जो पूर्व प्रधान रहे हैं सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, क्या हलचल है अब वहां पर? अशोक पिंचा का नाम फाइनल हो गया है, मोहर लग गई है, अब थोड़ी वहां पर अब हलचलें और आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि अशोक पिंचा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, उसके बाद कुछ देर में सतीश पूनिया के यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम जो है वो है, और उसके बाद मीडिया से वो संभवतः मुखातिब होंगे। लेकिन जिस प्रकार से घोषणा की गई है, काफ़ी चर्चाओं के बाद जो है वो अशोक पिंचा को उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। बताया जा रहा है कि अशोक पिंचा इस बार चुनाव जो है वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि आर्थिक रूप से वो नहीं चाहते थे कि ये चुनाव लड़ें, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जो है वो उनका नाम अंतिम वक्त में जो है वो फाइनल किया गया। बताया जा रहा है कि कल अशोक पिंचा जो है वो नामांकन जो है वो भरने वाले हैं। साथ ही इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं नामांकन जब वो भरने जाएंगे उस वक्त। लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पिछले 3-4 सालों में देखने को जिस प्रकार से मिलता है उसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं कहा जा सकता। सिर्फ राजसमंद की सीट थी, वहां पर जो है वो बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन उसके अलावा किसी भी चुनाव में बीजेपी जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अब बीजेपी का यह मानना है, क्योंकि अब जो मुख्य चुनाव हैं अगले साल विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उस सरकार को अब 1 साल ही बचा है और काफी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के प्रति है। इस लिहाज से उपचुनाव जो है वो बीजेपी जीतेगी, इस प्रकार की उम्मीद जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं को है। लेकिन जिस प्रकार से सरदार शहर से खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है वो अशोक पिंचा का विरोध भी सामने आने की बात जो है वो कही जा रही है, तो अब देखना होगा बीजेपी इस चुनाव को किस प्रकार से लड़ती है। और ये एक तरह से रेफरेंडम इस लिहाज से होगा क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो ये देखने को मिलेगा कि क्या बीजेपी जो सोच रही है पिछले 4 साल में सरकार की नाकामियों को जिस प्रकार से बीजेपी उजागर कर रही है उसको फायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो भंवरलाल शर्मा के पुत्र को ही टिकट देने की बात अब तक जिस प्रकार की चर्चाएं, हालांकि घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं कि उन्हें ही टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि ये किस प्रकार का मुकाबला होगा और किस प्रकार के परिणाम जो है वो सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, गुलाब चंद कटारिया हो, अर्जुन मेघवाल हो, इन लोगों ने अशोक पिंचा पर जो है वो विश्वास जताया। संगठन महामंत्री ने कल ही जो है वो अशोक पिंचा को संकेत दे दिए थे कि आपको ही जो है वो चुनाव लड़ना है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार के किस कारण जो है वो परिणाम इस चुनाव से। जी बिल्कुल, देखिए कई दूसरे लोग जो हैं वो चाहते थे कि टिकट उन्हें मिले। वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स भी जो हैं वो अलग अलग समाजों द्वारा हो रही हैं। तो अब देखना होगा किस प्रकार से जो है वो रिजल्ट होते हैं। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने इसका असर मतदान पर भी पड़ेगा, चुनाव पर भी पड़ेगा इसका असर? कुछ प्रयास जो है वो
जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि किस प्रकार का विरोध है और फिर बीजेपी किस तरह से तमाम उन लोगों को मैनेज कर पाती है जो इस अशोक पिंचा का जो है वो विरोध कर रहे हैं। अगर समय रहते उनको मैनेज कर लिया गया तो परिणाम किस प्रकार से होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शुरुआती चूंकि जिस प्रकार से बात कही जा रही कि अशोक पिंचा खुद ही चुनाव जो है वो नहीं लड़ना चाहते थे और फिर भी उन्हें टिकट दिया गया है, तो जो दूसरे दावेदार थे संभवतः उनमें कुछ नाराजगी जो है वो देखने को हो सकती है। लेकिन देखना होगा बीजेपी किस प्रकार से उन तमाम दावेदारों को जो है वो मैनेज कर पाती है और रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से होगा ना। एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ये तो कहा जाएगा कि ये लड़ाई अशोक पिंचा और अनिल शर्मा की नहीं, ये लड़ाई अशोक गहलोत बनाम सतीश पूनिया की सेमीफाइनल है। अगले चुनाव से पहले ये बड़ा एक तरह जी बिल्कुल सेमीफाइनल है और ये देखना होगा कि ये जो रिजल्ट होंगे इससे परिभाषित होगा कि अगले चुनाव जो है वो किन मुद्दों पे लड़े जाएंगे और जो मुद्दे बीजेपी लगातार 4 साल से उठा रही है उनका रिजल्ट जो है वो बीजेपी को देखने को मिलता है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े। अशोक पिंचा का नाम फाइनल, बीजेपी ने अशोक पिंचा को दिया टिकट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय